हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को गणित की लगातार कक्षाएं मिल रही है, साथ ही हाल ही में ज्योग्राफी को भी स्टार्ट किया जा चुका है और आप लोगों को हिंदी की भी कक्षाएं लगातार मिल रही है। तो हमने आप लोगों को हिस्ट्री से शुरुआत किया था, पहले सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बताया था और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी भी हम लोग शुरुआत कर चुके थे। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हीरा क्लासेस आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट, शानदार कंटेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आज के क्लास के बारे में समझ जाइए। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 का जो लेक्चर 2 है ये पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये हमने शुरू कर दिया था, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आप लोगों को सबसे अलग, सबसे बेहतर, बिल्कुल हट के कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग जो बैच रन कर रहे हैं यूट्यूब में, प्रारंभ बैच। कौन सा बैच रन कर रहे हैं? प्रारंभ बैच। ठीक है, बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है ये, बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है ये, बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है ये। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी होने वाली है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी होने वाली है। 2025 से 26 वाला सेशन है ये। ठीक है, ये इस बैच का फीचर समझ लीजिए। आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाला इस बैच में। इस बैच में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लीट एससीईआरटी ऑल टॉपिक को कवर कराया जाएगा। एक सब्जेक्ट को नहीं, सभी सब्जेक्ट को और सभी टॉपिक को बेहतरीन ढंग से कवर कराया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शानदार तरीके से डिस्कस कराने वाले हम लोग। और इस कोर्स का फी क्या रहने वाला है? इस कोर्स का फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई, फ्री में मिल रहा है पूरा कोर्स। तो पढ़ने में क्या जाता है, मस्ती से पढ़िए, एंजॉय कीजिए और क्लास को हमारे। ठीक है, ये था बैच के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, किसके बारे में, पिछले बार क्लास में जो सब चीजें चली थी उसके बारे में बताया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद ये आपका चैप्टर है। हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दिया था कि यूरोप में क्या है, यूरोप कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक को कवर करेंगे और किस तरीके से कवर करेंगे, सभी कुछ क्रम वाइज है। ठीक है, इतिहास हम आप लोगों को कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से। पहले के जमाने में होता था ना, दादी नानी कहानी सुनाती थी, भाई एक राजा हुआ करता था, ये घटना हुआ, ये राजा मर गया, इसकी पत्नी ऐसी थी, जो भी है वो कहानी। उसी तरीके से यहाँ भी कहानी है। इसमें भी तो एक राजा है लुई 16वां, ये क्या क्या किया जनता के लिए, ये सब तो जानेंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से, पूरे शानदार तरीके से। ठीक है, तो समझिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा लुई 16वां होगा। हालांकि यह फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले एक शासक था लुई 16वां, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आएगा फ्रांसीसी क्रांति, फिर नेपोलियन का चर्चा होगा, मेटरनिक का चर्चा होगा। ठीक है, और एक और शासक है चार्ल्स दसम, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, ये है शुरुआत के टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का। ठीक है, अब आगे समझिए लुई फिलिप। ठीक है, इससे पिछला जो शासक था ये चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम के बाद हम लोग जानेंगे लुई फिलिप के बारे में। लुई फिलिप के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इटली का एकीकरण। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इटली का एकीकरण को शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे कि आखिर इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान रहा, काउंट काबूर का क्या योगदान रहा, गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा। समझ रहे हैं ना, ये इटली के एकीकरण में ये महान लोग हैं, इनका योगदान रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण हम लोग जानेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा, ये समझेंगे हम लोग। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये भी हम लोग जानेंगे। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इस तरीके से चैप्टर का एंडिंग होगा। हमने शुरुआत किया कहां से? लुई 16वां से।
लुईस 16वां को पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर का एंडिंग होगा कहां पे, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इन सभी चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ेंगे, क्रम वाइज सभी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल गौर से समझिएगा सारे टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं लुईस 16वां के बारे में। हमने आपको जो ये स्लाइड दिखाया, इसमें जो पहला शासक था लुईस 16वां, ये लुईस 16वां, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लुईस 16वां को समझिएगा आप गौर से कि आखिर ये लुईस 16वां क्या है, कौन है ये लुईस 16वां, आखिर इतना क्यों हाहाकार मचा हुआ। ये यूरोप में राष्ट्रवाद में ये शासक पूरे हाहाकार मचा के रखा था कि ये लुईस 16वां, यही वो शासक है लुईस 16वां। अब समझिए, इसको हम आप लोगों को दिखाएंगे कौन था लुईस 16वां। पहले समझिए, ये जो लुईस 16वां है, लुईस 16वां, ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका शासन काल चल रहा था। कहां पे चल रहा था, फ्रांस में। यूरोप में जो एक देश है फ्रांस, वहीं पे इसका शासन चल रहा था। किसका, लुईस 16वां का। ये लुईस 16वां ना बहुत ही खराब आदमी था। आपको लग रहा है नाम तो बड़ा तगड़ा है जी, लुईस 16वां, लेकिन ये एक जरा अच्छा आदमी नहीं था। आपको दिखाता हूं इसका शकल, इसको देखिएगा, देखिए लुईस 16वां, ये लग रहा है नहीं आपको अब्दुल कलाम आजाद जैसा इसका बाल है। लुईस 16वां का ये जो बाल है अब्दुल कलाम आजाद जैसा है, लेकिन इसका एक जरा सा भी गुण जो है लुईस 16वां का, एक जरा सा भी गुण उससे नहीं मिलता है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो लुईस 16वां है बहुत ही खराब शासक था। जनता का एक जरा सा भी भलाई नहीं सोचता था। जनता कहीं मरे कहीं जाए, कोई लेना देना नहीं था इसको। किसका, लुईस 16वां को। समझिएगा, लुईस 16वां की जो पत्नी थी, लुईस 16वां, अभी तो हमने आपको बताया लुईस 16वां के बारे में। इनकी पत्नी का नाम क्या था जानते हैं, मेरी अंत्योनेट। क्या नाम था, मेरी अंत्योनेट। लुईस 16वां की पत्नी का नाम था क्या, मेरी अंत्योनेट, यही इसकी पत्नी थी। ठीक है, और ये भी इससे कम नहीं था। लुईस 16वां की जो पत्नी है मेरी अंत्योनेट, ये भी इससे कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। जैसे लुईस 16वां क्रूर शासक, वैसे इसकी पत्नियों थी। ये भी बहुत ही खर्चीली महिला थी। लुईस 16वां की पत्नी बहुत ही खर्चीली महिला थी, छोटी छोटी पार्टी में लाखों उड़ा देती थी ये लुईस 16वां की पत्नी मेरी अंत्योनेट। ठीक है, अब समझिएगा, ये मेरी अंत्योनेट जो है, मेरी अंत्योनेट आखिर क्या थी, कहां से आई थी, ये जो है मेरी अंत्योनेट कहां से आई थी, ये समझिएगा। लुईस 16वां फ्रांस में शासन कर रहा था, और ये मेरी अंत्योनेट जो है ना, ये मेरी अंत्योनेट, ये थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। मेरी अंत्योनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, मेरी अंत्योनेट कहां की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये ऑस्ट्रिया कहां पे है जी, समझिएगा, ऑस्ट्रिया। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में वर्ल्ड मैप के में बताया था सारा महादेश के बारे में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है भाई, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया देखिएगा यूरोप महादेश का एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया यहीं पे है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, सब कंट्री तो यहीं पे है। ठीक है, तो इसी यूरोप महादेश में जो एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, यही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कौन थी, मेरी अंत्योनेट। ठीक है, यही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कौन थी, मेरी अंत्योनेट। ये पत्नी है किसका, लुईस 16वां का। ये राजकुमारी कहां की है, ऑस्ट्रिया की। अब समझिएगा, ऑस्ट्रिया में एक राजा था। ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, ऑस्ट्रिया का शासक था कौन, मेटरनिक। कौन शासक था ऑस्ट्रिया का, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का शासक था मेटरनिक। यही मेटरनिक की जो पुत्री थी, यानी कि राजकुमारी, यही मेटरनिक की पुत्री जो थी कौन थी, मेरी अंत्योनेट। ठीक है, यही मेटरनिक की पुत्री कौन थी, मेरी अंत्योनेट। इसी से शादी हुआ था किसका, लुईस 16वां का। किसका शादी हुआ था, छुप गया लुईस 16वां, है ना। इसी से शादी हुआ था किसका, मेरी अंत्योनेट का। ठीक है, अब बताइए लुईस 16वां का क्या हुआ, ससुर हुआ।
कहीं ना कहीं तो इनका कनेक्शन इससे होगा, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इससे तो रहेगा ना, इनका ससुर है, ठीक है। और भी क्या, मेटरनी का सब बात मानता था, कौन, लुईस 16वां। मेटरनी का सब बात लुईस 16वां मानता था। ये अपना दिमाग नहीं लगाता था मेरा शासन राजकाज कैसे चलेगा, यही मेटरनी का बात में चलता था। और पत्नियों इसको अपने इशारे पर नचाती थी, मेरी अंत्योन्नत, और राजा राजा राजकाज में कैसे मेरा चलेगा, कैसे मेरा राज आगे बढ़ेगा, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अब पत्नी का बात मानना और वहां पे जो वर्ग था अमीर लोग, उन लोगों का सहायता करना। आम जनता कहीं जाए, मिडिल क्लास का आदमी कहीं मरे, कोई लेना देना नहीं। जनता इससे पूरी तरीके से आक्रोशित थी, ठीक है, पूरे परेशान थी, भाई ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से गुस्सा हुआ था। और एक चीज समझिएगा, इतना जो किया तो करबे किया, आई जो लुईस 16वां था और भी कुछ गलत काम कर रहा था। क्या कर रहा था, देखिए समझिएगा, वहां पे क्या कर दिया था, सामंतवादी व्यवस्था लागू कर दिया था, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है। फ्रांस में जो है लुईस 16वां सामंतवादी व्यवस्था लागू कर दिया था, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था। ये सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है, इसको समझिएगा। सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है कि मान के चलिए कि हमारे पास खेत है, ठीक है, कुछ खेत है, समझिए खेत है, ठीक है, कुछ हमारा खेत है, कुछ आपका भी खेत है, ठीक है, ऐसे ही खेत है, ठीक है। ये खेत में हम जो भी उपज करेंगे, जो भी उपजाएंगे, ठीक है, उपजा रहे हैं हम है, लेकिन राजा जो है लुईस 16वां कोई आदमी को फिट कर देता था, ठीक है, कोई आदमी को फिट कर देता था, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था जो है इसमें क्या करता था, राजा जो है कोई आदमी को फिट कर देता था, ठीक है, सामंती हो गया ना, सामंतवादी व्यवस्था। इस सामंतवादी व्यवस्था में क्या करता था, राजा जो है अपना आदमी को फिट कर लेता था, सामंतवादी व्यवस्था है ना, सामंतवादी व्यवस्था। इसमें क्या करता था, राजा अपना आदमी को फिट कर देता था कि भाई ये तो खेत मेरा है, लेकिन इसमें हम जो भी उपजाएंगे सब जो है ना अपने हिसाब से राजा टैक्स लगा के वो ले जाएगा, ऐसा होता था। जब किसान पूरी तरीके से परेशान, भाई खेत में मान के चलिए खेत है, इसमें हम खेती किए, अब बाद में कोई आदमी आ गया कि भाई ये तो इसमें जो है इतना परसेंट, मान के चलिए कि 5 कुंटल इसमें गेहूं उपजा, 5 कुंटल में 2 कुंटल कहेगा राजा हम ले लेंगे टैक्स के रूप में, ऐसा होता है कहीं, बताइए। इसी तरीके का व्यवस्था चलता था इसके यहाँ, सामंतवादी व्यवस्था। और एक चीज समझिए, काहे जनता परेशान था, एक तो सामंतवादी व्यवस्था लाया, ठीक है, उसके बाद आयात निर्यात, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, इस पर भी इसका बहुत हार्ड नियम था, आयात निर्यात, इस पर भी ना इसका बहुत ही कड़ा नियम था। मतलब अगर आप जहां पे खेती किए हैं, मतलब अपना फसल को उपजाए हैं, आप वहीं पे बेचिए। अभी क्या होता है, जैसे हम बिहार का आदमी, बिहार का किसान है, तो बिहार में फसल उपजा, मेरा मन हुआ यूपी में भी बेच दिए, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, हाँ। लेकिन इसका ऐसा सिस्टम नहीं था, आप जो राज्य में फसल उपजाए हैं, यदि आप बिहार में फसल उपजाए हैं बिहार में, तो बिहार में बेचिए, बाहर मत ले जाइए, यूपी नहीं ले जा सकते हैं, यूपी नहीं ले जा सकते। सोचिए ऐसा नियम था, मतलब जो किसान जहां उपजाया वहीं बेचे भाई अपना फसल, इतना मजबूर कर दिया था। आम आदमी पूरी तरीके से इससे परेशान था। ऐसे नहीं लुईस 16वां जो है इतना निरंकुश शासक बोला जाता है इसको, निरंकुश शासक। लुईस 16वां क्या था, निरंकुश शासक था, पूरे तरीके से निरंकुश, मतलब इसको, इस पर कोई अंकुश नहीं है, नी प्लस अंकुश, इस पर किसी का अंकुश ही नहीं, इसका जो मन करेगा वही करेगा। इसीलिए तो सामंतवादी व्यवस्था ले आया, आयात निर्यात पे उसका टैक्स था। इस तरीके से जनता पूरी तरीके से आहत होगी, किससे, लुईस 16वां से। अभी तक हम लोग लुईस 16वें पर चल रहे हैं, काहे चल रहे हैं, इसी पे आधार है पूरे चैप्टर का, इसी से लिंक है फ्रांसीसी क्रांति का। जब इससे जनता पूरे तरीके से आहत हो गया, पूरा परेशान हो गया कि भाई लुईस 16वां इतना परेशान के रखा, कैसे क्या होगा। जब पूरा परेशान हो गया तब जाके जो है इसको जो है सारा जनता ने मिल के जो है इसका हालत जो है खराब कर दिया। क्या किया इसके बारे में आप समझिए, ठीक है। पहले हमने जो बताया सामंतवादी व्यवस्था, इसको थोड़ा सा समझ लिए। वैसी प्रणाली समझिए सामंतवाद क्या है, ठीक है। हमने अभी आप लोगों को बताया था ना इस सामंतवाद क्या है, समझिएगा। ये सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, इसमें क्या होता था, आयात निर्यात होता था। सामंतवादी व्यवस्था कैसे चलती थी बताया था हमने आपको, अब समझिए इसको। ये सामंतवाद क्या है, ठीक है, सामंतवाद क्या है।
वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता था। यानी खेत मेरा है, हम किसान है, लेकिन इसमें जमींदारों को ज्यादा अधिकार है, उसे तो सामंतवाद करते हैं। जितना उपजाए वो अपना मर्जी से टैक्स लेगा, वो अपना मर्जी से ले जाएगा मेरा क्या फसल को, ठीक है। तो इससे किसान पूरी तरीके से परेशान था, ठीक है। अब समझिएगा अगला टर्म मध्यम वर्ग क्या है। लुईस 16वां को मध्यम वर्ग से तो कोई लेने देना नहीं था, है कि नहीं है। तो मध्यम वर्ग को थोड़ा समझ लीजिएगा, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। यानी कि जो अपना जीवन यापन जो है नौकरी से कर रहा है, छोटा छोटा नौकरी, या फिर नहीं नौकरी है तो व्यापार है, छोटा दुकान खोल लिया, इस तरीके से किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम वर्ग बोलेंगे। समझ गए होंगे। अब समझिएगा, ये जो सामंती व्यवस्था लाया, उसके बाद आयात निर्यात, इस तरीके का रूल रेगुलेशन जो लाया, आयात निर्यात वाला रूल रेगुलेशन हो, चाहे सामंती व्यवस्था हो, खेत पे अपना अधिकार, उस तरीके से अपने नियम, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलना, इस सब से जनता पूरे तरीके से आक्रोशित हो गई थी, बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था जनता। ये लुईस 16वां आखिर कौन सा बना है। तब जाके लास्ट में जो है 1789 में आखिरकार क्या हुआ, अब समझिएगा। ये जो लुईस 16वां के साथ अब क्या हुआ, अब समझिएगा। जब जनता पूरे तरीके से परेशान हो गया, तब जाके जो है जनता आक्रोशित होके इसको जो है 1789 में कैद कर लिया। क्या कर लिया, कैद कर लिया। 1789 में लुईस 16वां को कैद कर लिया, ठीक है। जनता इसको कैद कर लिया 1789 में। कब किया, 1789 में। और 1789 में जो कैद किया, इसको कैद करके रखा 1793 तक, 1793 तक, यानी 4 साल तक जनता इसको कैद करके रखा, तड़पाया, तब जाके लास्ट में जो है इसको मृत्यु दंड दिया गया। कैसे मृत्यु दंड दिया गया ये समझिएगा। एक मृत्यु दंड देने वाला मशीन है, पहले के जमाने में चलता था, इसको बोलते हम लोग क्या जानते हैं, गिलोटीन। क्या बोलते हैं इसको, गिलोटीन। गिलोटीन, ये जो गिलोटीन है, इसी से मृत्यु दंड दिया गया था। किसको, लुईस 16वां को। ये एक प्रकार का मशीन है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, आदमी को घुसा दिया जाता है, और इसमें रस्सी का फोटो नहीं है, ठीक है, ये रस्सी रहता है, समझे। ये रस्सी को लूज किया जाता है, जिसे धीरे धीरे करेगा नीचे आते जाएगा। ये देख रहे कितना धारदार हथियार है, ये देख रहे हैं ना कितना तगड़ा हथियार है। ये जो गिरेगा जिसका मुंडी में, क्या होगा उसका, बस लुईस 16वां को यहाँ फंसाया, इसका मुंडी में जो गिरा, इसका मुंडी 6 इंची छोटा कर दिया। मतलब क्या किया गया, धड़ से अलग पूरे तरीके से काट दिया। ये ऐसा ही होना चाहिए राजा के साथ। इतना जो जनता को परेशान किया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो लुईस 16वां है, आप ही लोग बताइए। ये जनता पूरी तरीके से आहत था, आदमी से कोई लेना देना नहीं, जो करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, तो होगा ही नहीं सादा साइज का। तो ये जो गिलोटीन है, इसी में डाल के देखिए, क्या ना, ये पूरे जनता के सामने में, सेना के सामने में इसको डाल के मार दिया गया। और इस तरीके से क्रूर शासक का यही दशा होना चाहिए कि नहीं। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, लुईस 16वां का शासन का समाप्ति हो गया। और इस शासन के समाप्ति में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा, 1789 की क्रांति। वो क्रांति हुआ तभी तो लोगों में वो जुनून जगा कि भाई जनता हम जनता है, लेकिन हमारा जो राजा है बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल खराब है। क्यों, आज देखिए मोदी है, अपने हिसाब से शासन नहीं चलाएगा, मतलब सबका बात नहीं मानेगा, अपना हिसाब जोतेगा, कहेगा भाई हम जिधर चाहेंगे उधर अधिकार कर देंगे। हाँ, वहां का आदमी कहेगा खाली करो फील्ड, ऐसा होगा नहीं। आज मोदी अपने हिसाब से शासन चलाने लगा, क्या बोलेंगे उसको, निरंकुश शासक। वही तो इसका स्थिति था लुईस 16वां का, वो भी तो वही करता था। इसलिए तो जनता हाथ होकर उसको क्या कर दिया, फांसी का सजा दे दिया, यानी कि फांसी का सजा बोलते हैं, मृत्यु दंड दे दिया। अब समझिए 1789 की क्रांति। जनता जो है आहत होकर क्या किया, 1789 का क्रांति किया, उसी में उसको क्या किया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो ये समझिए कि आखिर 1789 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। अब समझने में कोई दिक्कत होगा कि 1789 के क्रांति का मुख्य कारण क्या है भाई, वही लुईस 16वां इतना नौटंकी किया, तब जाके तो जनता को 1789 का क्रांति करना पड़ा। अब समझिएगा इसको, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुईस 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय कौन शासक था, लुईस 16वां।
इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बताइए कि आपको कि पूरा तरीका से भ्रष्टाचार चल रहा था, सभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब राजा सही रहबे नहीं करेगा तो प्रजा लोग खुश रहेगा, पूरा प्रदेश खराब हो जाएगा। जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू ने बढ़ाया, ठीक है, दो लोग इसके क्रांति को जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग का स्थिति अच्छा था। क्यों था अच्छा, समझिएगा। मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये सब चलता था वहां पे इक्के लोग ठीक था, सॉरी दो जाति ठीक था। कौन कौन ठीक था समझिए, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो है ठीक था। पादरी वर्ग, ये पादरी वर्ग क्या होता है जानते हैं, पादरी वर्ग, और एक क्या था कुलीन वर्ग, एक क्या था कुलीन वर्ग। यही दो लोग लुईस सोलहवां के शासनकाल में खुश था, बाकी सब तो परेशानी था। ये पादरी वर्ग क्या होता है समझिए, जैसे हम लोग हिंदू में क्या होता है कि पंडित जी होता है ना, धर्मगुरु समझिए, उसी तरीके से ईसाई धर्म में भी होता है पादरी, ठीक है। तो पादरी वर्ग जो था, मतलब ईसाई धर्म का गुरु लोग, जो लोग ईसाई धर्म को मानता है, ये लोग खुश था, ठीक है। और एक कुलीन वर्ग क्या हुआ, यानी कि अमीर वर्ग, जिसके पास रुपया पैसा है, जिसके पास इज्जत है, शोहरत है, वही तो कुलीन वर्ग है। लेकिन इसमें जो दबा कुचला जो था कौन था, आम जनता, आम वर्ग है कि नहीं, साधारण वर्ग, इस सब का कोई लेना देना नहीं राजा को था, इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए अब बोले ना कि जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, इस क्रांति के मार्ग को बाकी लोग का स्थिति क्या था, बहुत खराब था। और इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू ने क्या किया, आगे बढ़ाया। यह था फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब समझिएगा 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। अब देखिएगा, यहां तक तो लुईस सोलहवां था, 1789 में जब उसको कैद कर लिया तो लुईस सोलहवां खत्म हो गया। अब क्या होगा, 1789 की क्रांति के बाद तब तो धीरे धीरे फ्रांस का स्थिति सुधरेगा, तभी तो फ्रांस जो है देश इतना डेवलप किया। पूरे विश्व को गणतंत्र का देन यही फ्रांस को माना जाता है। ये जो फ्रांस है, पूरी दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र सिखाया। आज हमारा देश भी गणतंत्र, हमारा देश कब गणतंत्र, 1950 में, लेकिन फ्रांस देखिए, फ्रांस 1789 में गणतंत्र हो गया था, तब जाके तो इतना डेवलप है। देखिए 1789 की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। जो 1789 का क्रांति हुआ, जब लुईस सोलहवां को पकड़ के बंदी बना दिया गया, उसके बाद ये क्या सब हुआ, सब कुछ सिस्टमेटिक होगा। क्या होगा, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। क्या किया गया, नेशनल असेंबली का स्थापना किया गया, यानी कि एक तरीके से रूल रेगुलेशन बनाया गया कि पूरा देश इसी रूल रेगुलेशन पर चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया, नियम कानून बनाया गया कि सब कुछ नियम के हिसाब से चलेगा, बिना नियम का कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद सभी को समान अधिकार दिया गया, चाहे मध्यम वर्ग हो, कुलीन वर्ग हो, पादरी वर्ग हो, चाहे कोई हो, कानून के नजर में, देश के नजर में, राजा के नजर में सब कोई बराबर रहेगा, ठीक है। अगला समझिएगा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बताया था ना खेत वाला सिस्टम, सामंती व्यवस्था, भाई इसमें कुछ उपजा रहे हैं, हम मेहनत करके उपजा रहे हैं, ले जा रहा है इसको राजा। कौन ले जा रहा है, राजा। लेकिन ऐसा नहीं, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, यानी आप कहीं से भी सामान ले जाइएगा इधर उधर, सब कुछ को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब समझिए, नाप तोल की पद्धति को अपनाया गया, यानी कि अगर फ्रांस का एक भाग में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो रहा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो रहा है, तो सब जगह यही प्रणाली चलेगा, सब जगह 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा। यानी कि पहले ऐसा नहीं था, कहीं अलग पद्धति चलता था, मापन पद्धति जो था, नाप तोल का पद्धति कहीं अलग था, सब जगह अलग अलग सिस्टम था, लेकिन पूरे को एक तरीके से मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी कि जैसे हम लोग का है ना हिंदी राष्ट्रभाषा, उसी तरीके से फ्रेंच भी वहां पे क्या बन गया, राष्ट्रभाषा बन गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया, फ्रांस का क्या बनाया गया, अलग से एक राष्ट्रगान बनाया गया। जैसे हम लोगों का है ना जन गण मन अधिनायक जय है, उसी तरीके से फ्रांस का भी अपना एक राष्ट्रगान बनाया।
ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? जब जनता एक जगह एकजुट हुआ और लुई 16वां को गद्दी से उखाड़ के फेंका, तब जाके फ्रांसीसी क्रांति हुआ और उसमें ये सब काम हुआ। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। अब रटना पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं। हमने आपको कहानी बोला था ना, हमने कि कहानी के माध्यम से पूरे चीज को कवर करेंगे। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति का यह था क्या? मुख्य कारण। अब आगे समझिएगा, फ्रांस की क्रांति के बाद एक चीज समझिए, इतना जो कुछ हुआ, अब तो यहाँ पे राजा का सीट खाली हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है? राजा का सीट खाली हो चुका है। अब फ्रांस का राजा के बनेगा भाई? है कि नहीं? सबका नजर अब राजगद्दी पे चल गया, है कि नहीं? फ्रांस का जो है राजगद्दी पे के बैठेगा? राजगद्दी पे आखिर बैठेगा के? कौन आदमी बैठेगा? बहुत सारा लोग होड़ में था कि हम बैठेंगे, लेकिन उसके लिए जो योग्य आदमी है वही तो बैठेगा। इसी में उभरता है ये आदमी, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन उभरता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये आदमी आता है तब जाके फ्रांस की स्थिति को और बेहतर करता है। ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट 1789 से पहले क्या था? 1789 से पहले ये सैनिक था, ठीक है। 1789 से पहले जो है ना ये सैनिक था। 1789 से पहले क्या था? ये सैनिक था। इसको कोई लेना देना नहीं था फ्रांस से उतना। लेकिन जब लुई 16वां को गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया गया, तब जाके इसका नजर पड़ा कि आखिर फ्रांस में हमको भी तो कुछ करना है। तब जाके ये जो है वहां का राजगद्दी को संभाला और फ्रांस को बहुत आगे की ओर ले गया। ये था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे, कौन था नेपोलियन, कैसे किस तरीके से फ्रांस को आगे बढ़ाया। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग जो क्लास में क्या सब बात की वो समझिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि आखिर ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, इसमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले, लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, मेटरनी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। और इसमें जो पहला टॉपिक था लुई 16वां, एक जो शासक था, निरंकुश शासक लुई 16वां, कैसे ये पूरे फ्रांस को जो अपने गिरफ्त में रखा था, पूरे जनता इससे आहत था, पूरा कहानी हम आपको बताया। और एक चीज समझिएगा, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। वही तो हुआ इसके साथ। क्या होगा? देखिए, इसको लटका दिया गया गिलोटिन में और पूरे तरीके से जो है लटका के मृत्यु दंड दे दिएगा। इस तरीके से इस शासन का समाप्ति हुआ और फ्रांस का समझिए उद्धार हो गया, है कि नहीं है? बेचारा पूरे तरीके से डेवलप नहीं कर रहा था, फ्रांस का जनता परेशान था। जब ये मर गया तो तब जाके फ्रांस में क्या हुआ? रूल रेगुलेशन आया, अपना व्यवस्था आया, नेशनल असेंबली का स्थापना किया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, फ्रांस का अपना राष्ट्रगान बनाया गया। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक देश का निर्माण हुआ फ्रांस का, ठीक है। और तब जाके इसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, किस तरीके से आया नेपोलियन बोनापार्ट, कहां से आया, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा इस चैप्टर के बारे में क्या था, पूरा कहानी समझ में आया होगा मस्त तरीके से। यदि आप लोगों को ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। हम आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से मेहनत करके शानदार कंटेंट दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।